तो अपलोड किया नहीं। हेलो शिवम, क्यों हुई हो? क्लास में नहीं आई रे तू? बर, कधी जाऊन बारे? बर, बार चालली ना आता, नाही होणार क्लास. हाँ, किधर बाहर नहीं जाने करेंगे, है ना? ओके. तो हमने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट को पूरे अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से देख लिया है कि कब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना? हमको लॉजिक एकदम अच्छे से समझ में आ गया. हम कोई भी ट्रांजैक्शन को अभी दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी को क्लासिफाई कर सकते हैं बराबर, उसके इम्पैक्ट को भी अपन बराबर बता सकते हैं कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, और उसके हिसाब से रूल्स बैठा के डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बराबर ना? ओके. कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसके रिलेटेड अपन आज चर्चा करने वाले हैं. थोड़ा सा क्लास आज एक्स्ट्रा होगा, आधा घंटा मोस्ट प्रोबेबली एक्स्ट्रा अपन बैठेंगे आज. तो ट्रांजैक्शंस को समझते हैं पहले. आज का फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन होगा ओके. आज का फर्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग व्हाट? एक्सपेंस. सबसे पहले तो मतलब समझते हैं हम इसका. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या? ठीक है, मुझे ना करंट ईयर में मुझे मान लो सैलरी टू बी पेड ये था 1,20,000. लेकिन जो मैंने सैलरी एक्चुअल में पे की है, सैलरी पेड, वो है 1,10,000. वो है 1,10,000. ठीक है, तो मुझे 10,000 रुपीज़ अभी भी सैलरी देनी है. मुझे 10,000 रुपीज़ अभी भी सैलरी देनी है ना? हाँ. अगर मैं तुमको ये पूछूं कि करंट ईयर का तुम्हारा सैलरी का टोटल एक्सपेंस कितना है? 1,20,000 बराबर. इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, है ना? तो 1,20,000 ये मेरा क्या है? सैलरी का खर्चा है. मैंने पे किया है 1,10,000. पेड इज 1,10,000. बट मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि हाँ वो चल 1,10,000 पे कर दिया है, अभी करंट ईयर खत्म हो गया, अभी ऊपर के पैसे जाने दो. बोल सकते क्या अपन ऐसे? नहीं. करंट ईयर खत्म भी हुआ रहेगा तो भी मुझे वो 10,000 रुपीज़ अभी भी पे करने हैं. वो 10,000 रुपीज़ मुझे अभी भी पे करने हैं, हाँ या ना? तो जो 10,000 रुपीज़ करंट ईयर के पे करने बाकी है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग. वो मतलब देखो, ये 10,000 रुपीज़ क्या है? मेरे आउटस्टैंडिंग है अभी. वो मेरे आउटस्टैंडिंग है अभी भी, हाँ या ना? हाँ. तो ये कौन से एक्सपेंस के रिलेटेड है? सैलरी के रिलेटेड. तो हम इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी. हम इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी. आ रही बात समझ में? सैलरी की जगह पे दूसरा कोई भी एक्सपेंस हो सकता है. आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो सकता है. बात समझ में आ रही है? कोई भी एक्सपेंस के पीछे आउटस्टैंडिंग का वर्ड लग गया, मतलब मुझे वो अभी भी पे करना बाकी है. मुझे वो अभी भी पे करना बाकी है. बात समझ में आ रही है क्या? ओके. तो इससे हमको ये समझ में आता है कि ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसकी कैटेगरी क्या होगी. हमको ये एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि ये मेरा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसको मैं कौन से कैटेगरी में डाल सकता हूँ. क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी कैटेगरी होगी वो? एक्सपेंस बराबर ना, हाँ या ना? हाँ. नहीं, वो एक्सपेंस नहीं होगा. मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो एक्सपेंस तो मेरा ये है 1,20,000,
बराबर ना, ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्यों हुआ? क्योंकि मेरा टोटल एक्सपेंस वाज 1,20,000, आई पेड 1,10,000, मुझे अभी भी 10,000 रुपीज देने बाकी है। आई एम पेइंग, इट इज लायबिलिटी, इट इज व्हाट? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मेरा कैटेगरी अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होगा? लायबिलिटी होगा। समझ में आ रहा है क्या? पक्का ना? ओके, बस यही समझाना है मुझे, क्योंकि हम अभी मॉडर्न अप्रोच अपन ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी सिर्फ देखनी बाकी है, इसके बाद और 3 चीज़ें अपना मॉडर्न अप्रोच खत्म हो गया। अपना मॉडर्न अप्रोच का हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना? तो हमको क्लासीफाई करके आना चाहिए कि वो एसेट है या लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। समझ में आ रहा है? कैपिटल या ड्रॉइंग है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा क्या है? लायबिलिटी है। रीजन बीइंग मेरा खर्चा टोटल इतना था, मैंने उससे कम पे किया है, बाकी का जो पे करना बाकी है वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और वो पे करना बाकी है मतलब आई एम लायबल टू पे, इसके वजह से वो मेरी क्या है? लायबिलिटी है। इसके वजह से वो मेरी क्या है? लायबिलिटी। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। हमको इंश्योरेंस का खर्चा मालूम है? इंश्योरेंस का बराबर ना, कोई भी दुकान का इंश्योरेंस हो सकता है, गुड्स का इंश्योरेंस हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस नहीं, ये पर्सनल खर्चे हो गए, बराबर ना? ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं। लेकिन शॉप का इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस, मशीनरी का इंश्योरेंस, गोडाउन का इंश्योरेंस, ये सारे बिजनेस के एक्सपेंडिचर है, बराबर ना? हाँ, तो अपन वो इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस के रिलेटेड बात करें, बराबर। हमको ये पता है कि जब भी हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते वो कितने पीरियड के लिए पे करते हैं? 1 ईयर के लिए, बराबर ना? वो 12 मंथ्स या तो हम बोल सकते हैं 1 ईयर के लिए हम वो इंश्योरेंस का एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, बराबर ना? है ना? मतलब जब मैंने पे किया मेरा नेक्स्ट इंश्योरेंस एक एग्जैक्टली जब मैंने पे किया वहां से 1 साल बाद मेरा नेक्स्ट प्रीमियम आने वाला है, एग्जैक्टली उसके 12 मंथ्स बाद मेरा नेक्स्ट प्रीमियम आने वाला, बराबर ना? हाँ या ना? मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बनाता हूँ, ठीक है। मान लो ये है मेरा 1 अप्रैल 2021, और ये है मेरा 31 मार्च 2022, बराबर? हाँ या ना? ये मेरा पूरा 1 ईयर का पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 ईयर है, हाँ या ना? ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, हाँ या ना? हाँ। क्या मैं इसको मेरा करंट ईयर बोल सकता हूँ? ये मेरा करंट ईयर भी है, बराबर ना? हाँ। मुझे एक बात बताओ, जरूरी है क्या कि मैं जो भी इंश्योरेंस निकालूंगा वो 1 अप्रैल को ही निकालूंगा? मैं तो साल के बीच में कभी भी निकाल सकता हूँ। मेरा प्रीमियम का जो पेमेंट है वो मैं कभी भी, मेरे को मान लो कि मेरे को 1 अप्रैल को ध्यान में नहीं आया, मुझे बाद में, मुझे 1 जुलाई को समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, एक इंश्योरेंस निकालना चाहिए मेरे शॉप का। मान लो मेरे 2 दुकान छोड़ के किसी एक दुकान में आग लग गई, उसका बहुत नुकसान हो गया, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, तो अपन अपने दुकान को सेफ कर लो, इंश्योर कर लो, बराबर ना? तो तब मैंने 1 जुलाई 2021 को क्या निकाला? इंश्योरेंस निकाला, बराबर ना? हाँ या ना? और मैंने उस टाइम पे प्रीमियम पे किया ₹12,000, मान के चलो मैंने 12,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे किया, ठीक है। अभी मुझे बताओ 1 जुलाई 21 को अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, ये कब तक वैलिड होगा? 30 जून तक, 30 जून 2022 तक, बराबर ना? तो मान लो कि ये 30 जून 2022 यहाँ पे आ रहा है, ये 30 जून 2022 यहाँ पे आ रहा है, बराबर ना? मेरा 31 मार्च 2022 को करंट ईयर खत्म हो गया, बराबर ना? और 1 अप्रैल 22 से मेरा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, हाँ या ना? हाँ। मैंने जो इंश्योरेंस का पैसा पे किया है वो पे किया है 1 जून 21 से लेके 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 22 तक, बराबर? हाँ या ना? हाँ। और मेरा जो करंट ईयर है, जिस ईयर में मैंने प्रीमियम पे किया है, वो करंट ईयर खत्म कहाँ पे हो रहा है? वो करंट ईयर खत्म हो रहा है यहाँ पे 31 मार्च 2022 पे, बराबर ना? हाँ या ना?
तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 जुलाई 21 से लेके 31 मार्च 22 तक ये करंट ईयर का एक्सपेंस है, करंट ईयर का एक्सपेंस है या ना। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि 1 अप्रैल 22 से 30 जून 22 का ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है या ना। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस भी मैंने किधर पे कर दिया, करंट ईयर में पे कर दिया। पे किया या नहीं किया, पे किया, हाँ या ना। तो करंट ईयर में मेरे पास कितने मंथ्स है, करंट ईयर में मेरे पास 9 मंथ्स है, बराबर। और नेक्स्ट ईयर में मेरे पास कितने मंथ्स है, नेक्स्ट ईयर में मेरे पास 3 मंथ्स। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो 12,000 मैंने पे किए ये 12 महीने के लिए पे किए, इसमें से 9 मंथ्स का मेरा करंट ईयर का एक्सपेंस है और 3 मंथ्स का मेरा नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, बराबर ना। तो जो अगले साल का खर्चा मैंने इसी साल कर दिया उसको मैं बोलता हूँ प्रीपेड एक्सपेंडिचर, उसको मैं बोलता हूँ प्रीपेड एक्सपेंडिचर। अगले साल के 3 महीने का खर्चा मैंने पहले ही कर दिया, ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही है बात, पक्का? हाँ, ओके। तो प्रीपेड एक्सपेंडिचर मेरा अभी अगर मैं बोलूँ कि मैं प्रीपेड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ और मुझे उसको कैटेगरी में डालना है, तो कौन से कैटेगरी में डालूंगा मैं इसको? ये मेरा एसेट होगा, ये मेरा क्या होगा, एसेट होगा। फॉर द टाइम बीइंग, आज के तारीख में अप टू 31 मार्च को जब मैं बात करूंगा ना ये 3 महीने के खर्चे की, तो वो मेरा 3 महीने का खर्चा सिर्फ एसेट। मतलब अगर मैं 12,000 को डिवाइड करूं तो यहाँ पे आएगा 9,000 रुपीज, है ना, और यहाँ पे आएगा 3,000 रुपीज। तो 9,000 इज माई एक्सपेंस, 9,000 इज माई एक्सपेंस अप टू 31 मार्च 22 और एज ऑन 31 मार्च 22 3,000 मेरा एसेट है। जैसे ही मैं 1 अप्रैल 22 में, मतलब ये करंट ईयर, ये अकाउंटिंग ईयर में आऊंगा, ये वाले अकाउंटिंग ईयर में, ये जो एसेट है ना ये मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। ये जो एसेट है ना ये मेरा एक्सपेंस, क्योंकि करंट ईयर खत्म हो गया, अभी नेक्स्ट ईयर चालू हो गया, मतलब नेक्स्ट ईयर जब आ गया तो वो मेरा करंट ईयर होता है। तो उस टाइम पे ये 3,000 मेरा वो ईयर का खर्चा होगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में अभी नहीं जाने वाले अपन, मैं सिर्फ टर्मिनोलॉजीज तुम्हारे क्लियर कर रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा क्या होता है, लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या होता है, एसेट। समझ में आ रहा है? प्रीपेड आज करंट ईयर में मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है, मतलब नेक्स्ट ईयर का खर्चा मैंने करंट ईयर में कर दिया। जैसे ही करंट ईयर खत्म होता है और मेरा नेक्स्ट ईयर चालू होता है तो मेरा करंट ईयर भी तो चेंज हुआ। तो अभी नेक्स्ट ईयर मेरा क्या कहलाएगा, करंट ईयर। नेक्स्ट ईयर मेरा क्या कहलाएगा, करंट ईयर। तो जो पिछले साल में प्रीपेड था एक्सपेंस, वो जैसे ही ये साल चालू हो जाता है वो मेरा प्रीपेड से क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, वो मेरा एक्सपेंस हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या? क्योंकि हमने पिछले साल टोटल 12 पे किया, 12,000 पे किया, लेकिन एक्सपेंस कितने को माना, क्यों? क्योंकि हमने बोला अगला साल अभी तक आया नहीं है। जैसे ही अगला साल आ जाएगा तो वो जो 3,000 मैंने छोड़ दिए थे, मैंने जिसको एक्सपेंस नहीं माना था, अभी मैं उसको एक्सपेंस मानना चालू कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो प्रीपेड एक पर्टिकुलर थोड़े से टर्म के लिए होता है, करंट ईयर खत्म होने तक ही मेरा प्रीपेड कहलाता है ना। तो करंट ईयर में मुझे उसको एक टर्म देना है, तो वो प्रीपेड और वो क्या हो जाएगा, एसेट। वो क्या हो जाएगा, एसेट। तो एक्सपेंस के रिलेटेड ये 2 मेन बातें थी। तो बेसिकली दिमाग में मुझे तुम्हारे यही डालना था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट। अभी मेरा जो थर्ड ट्रांजैक्शन होगा डिस्कस करने के लिए वो है इनकम रिसीवेबल। इनकम व्हाट, रिसीवेबल। मतलब जैसे मुझे एक्सपेंस को पे करना बाकी था, वैसे इनकम को भी मिलना बाकी रह सकता है ना। अभी मैं ज़्यादा डीप में एग्जांपल नहीं दे रहा, लेकिन समझ लो कि मुझे टोटल रेंट आना था 1,20,000 रुपीज़, मुझे रेंट आया है 1,10,000 रुपीज़। करंट ईयर में मुझे टोटल रेंट कितना आना था, 1,20,000। मुझे रिसीव कितना हुआ है, 1,10,000। मतलब 10,000 अभी भी क्या है, रिसीवेबल है। 10,000 अभी भी क्या है। मैं अगर तुमको पूछूं मेरा टोटल रेंट का इनकम कितना है इस साल, 1,20,000, बराबर। कितना मिला, 1,10,000, बराबर ना। लेकिन कितना इनकम है मेरा, तो वो 1,20,000, वो टोटल अपन, क्योंकि मिला नहीं मिला वो डिफरेंट थिंग है। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा है ये चीज़, बराबर ना। अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं अपन, है ना। हाँ,
तो 1,20,000 1,20,000 मेरा टोटल रेंट का इनकम है, ठीक है। कितना नहीं मिला अभी तक? 10,000। उसको मैं क्या बोलूंगा? इनकम रिसीवेबल। उसको मैं क्या बोलूंगा? इनकम रिसीवेबल। अभी मुझे सच्ची में तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ और बोलो कि इनकम रिसीवेबल कौन सी कैटेगरी में है? क्यों? एग्जैक्टली। इनकम रिसीवेबल मेरा क्या होता है? एसेट होता है। इनकम रिसीवेबल मेरा क्या होता है? एसेट होता है। इनकम रिसीवेबल मेरा एसेट होता है। समझ में आ रही है बात? पक्का। अभी इस इनकम वर्ड की जगह पे कोई भी इनकम ले सकता, रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई भी इनकम के नाम से होगा, लेकिन वो रिसीवेबल है तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट है। लेकिन जब मैं टोटल इनकम की बात करूंगा ना, तो उसमें रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों प्लस होके आते हैं। अगर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करूं तो पेड और पेएबल दोनों प्लस करके तुमने 1,20,000 बोला ना, है ना? मेरा टोटल एक्सपेंसेस मैंने कितना पे किया है और मुझे अभी भी कितना पे करना बाकी है, बराबर। सिमिलरली इनकम के केस में मेरा टोटल इनकम जितना मुझे मिला है और जितना मुझे मिलना बाकी, दोनों कंबाइन होके मेरा इनकम होता है, दोनों कंबाइन होके मेरा एक्सपेंस होता है, बराबर ना? है ना? हाँ। लेकिन हमको अगर उसको एसेट्स और लायबिलिटीज के टर्म्स में बात करनी है तो जो नहीं मिला अभी तक वो मेरा एसेट है, जो मैंने अभी तक नहीं दिया वो मेरा लायबिलिटी है। नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं ना देने नहीं वाले, नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं मिलने नहीं वाला, मिलने वाला है, बाद में मिलने वाला है ना? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का लॉजिक लायबिलिटी समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल का लॉजिक तुमको समझ में आ गया। इनकम रिसीवेबल एसेट होगा। समझ रहे हो बात को? पक्का ना? कोई दिक्कत है? नहीं। इनकम रिसीवेबल और भी कई नाम से हो सकते हैं। इनकम रिसीवेबल को आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते कभी कभी। हमको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होने का, वही उसका दूसरा नाम है। इनकम रिसीवेबल का दूसरा नाम आउटस्टैंडिंग इनकम, या तो फिर इनकम एक्रूड भी बोल सकते हैं। इनकम एक्रूड मतलब मैंने कमा लिया है, मुझे अभी तक मिला नहीं है। समझ रहे हो बात को? हाँ। तो ये उसके अलग अलग नाम है, अपन सिंपल रखेंगे उसको इनकम रिसीवेबल। समझ रहा? पक्का। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन है हमारा, जैसे इनकम मुझे मिलना बाकी हो सकता है उसी तरीके से मुझे इनकम एडवांस में भी तो मिल सकता है। इनकम मुझे एडवांस में भी तो मिल सकता है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अभी एक बात समझो, हमने इसको इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर वापस वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मैंने किसी कस्टमर ने मुझे एडवांस में 1,00,000 रुपए दे दिए और बोला कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा और गुड्स लेके चला जाऊंगा, है ना? बराबर। हमने ये कब डिस्कस किया था कि हम इनकम को रिकॉर्ड कब करेंगे? रिकॉग्निशन वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, है ना? तो इस केस में हम इनकम को रिकॉर्ड कब करेंगे? 1,00,000 मिला है तब, या जब हम गुड्स देंगे तब? जब गुड्स देंगे तब, बराबर ना? इनकम जब अपन अर्न करेंगे, इनकम जब अपन अर्न करेंगे तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। अर्न करने से पहले अगर मुझे कोई इनकम मिलता है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बराबर। अभी मैंने वो टाइम पे तुमको बताया था कि हम इसको इनकम अभी नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, बराबर ना? इसका मतलब जब तक उसने बोला 1 हफ्ते बाद मैं गुड्स लेके जाऊंगा तेरे पास से, है ना? तो वो 1 हफ्ते के बीच में कभी भी आके मेरे से 1,00,000 रुपए वापस ले सकता और बोल सकता कि मुझे गुड्स नहीं चाहिए, है ना? है ना? ये लॉजिक अपन पहले भी, इसी लॉजिक की वजह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आज के तारीख में जब तक मेरा वो ट्रांजैक्शन खत्म नहीं होता, जब तक ये मेरे लिए एडवांस बोल के ही कंसिडर मैं करूंगा, तब तक ये मेरी लायबिलिटी है। क्योंकि अगर उसने बोला कि मुझे ये ट्रांजैक्शन नहीं करना है तो मुझे उसको पे करना पड़ेगा। तो जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होता तब तक ये उसका एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास पड़ा होगा जो मुझे उसको वापस देना पड़ सकता है ना? हाँ। तो इसकी वजह से इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया? मेरा लायबिलिटी हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या हो गया? मेरा लायबिलिटी हो गया। पक्का समझ में आ रहा है क्या? है ना? ओके। तो मुझे बताओ अभी प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी। इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इनकम रिसीवेबल क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ओके, खाली तुमको क्या करना है अभी, ये इतना नोट मत करते बैठो, आप 4 ट्रांजैक्शंस लिखोगे, उसके आगे एरो करके लिख दोगे खाली लाइबिलिटी है या एसेट है। ओके, बिल्स है ना, चारों ट्रांजैक्शन लिखो, उसके आगे से लिखना है लाइबिलिटी या एसेट है। हाँ, ओके, ये हमारा हो गया है। अभी हम आएंगे हमारे टेक्स्ट बुक पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। कुछ अकाउंट्स दिए हैं, हमको क्या करना है, वो एसेट है या लायबिलिटी है, इनकम या एक्सपेंडिचर है या कैपिटल है, और ड्राइंग्स का कैटेगरी इसमें नहीं है, ड्राइंग्स का कैटेगरी इसमें नहीं है, तो अपन इसको क्वेश्चन में आंसर करते समय अपन इसको कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, ओके। टेक्स्ट बुक नहीं लाए क्या? ओपन करो, पेज नंबर होगा ये 32, पेज नंबर होगा ये 32। ठीक है, नीचे के आंसर्स मत देखो, खाली बोलो अभी। लैंड एंड बिल्डिंग है ना, वहाँ पे ALI इनकम मतलब आय, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब E, ऐसा सिर्फ अपन इनिशियल्स लिखते जाएंगे। हाँ, टेक्स्ट बुक में लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम, कंप्यूटर एसेट, लिखना रे, लिखा हुआ कंप्यूटर में होगा एसेट। सैलरी क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल्स एसेट, रिसीवेबल है, वर्ड में समझ में आता है। डिस्काउंट अलाउड, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपन, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, एक्चुअली लॉस होता है लेकिन उसको अपन एक्सपेंस की कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स एसेट,
गुडविल एसेट, फ्रेट, फ्रेट मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम इनकम इनकम, बिल्स पेएबल, लायबिलिटी, अमित्स कैपिटल, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इनकम है। फिक्स्ड डिपॉजिट पे अपन इंटरेस्ट देते थोड़ी ना है, अपने को मिलता है, तो लॉजिकली ये मेरा इनकम है। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, लोन होता है ये, लोन होता है ये, तो ये क्या हो गया मेरा लायबिलिटी। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक एसेट है। लाइव स्टॉक मतलब क्या, अब नहीं नहीं तुमने नहीं 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 तुमने कई बार देखा होगा कि कई लोग है ना अपने पास मतलब कुछ एनिमल्स वगैरह रखते हैं, जैसे घोड़ा। बहुत लोगों को शौक होता है कि अपने पास घोड़ा होना चाहिए, है ना। तो वो जो घोड़ा है वो उसके लिए एसेट है और उसको बोला जाता है लाइव स्टॉक। उसको क्या बोला जाता है, लाइव स्टॉक। जैसे किसी का अगर इसका बिजनेस होगा, दूध का बिजनेस होगा, तो जो भी गाय भैंसे उसके पास रखी होगी वो उसका लाइव स्टॉक है, वो उसका क्या है, लाइव स्टॉक है। आई बात समझ में? तो वो क्या है, एसेट है, वो क्या है, एसेट है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस, कैश एट बैंक, एसेट, रेंट रिसीव्ड, इनकम इनकम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एक्सपेंस, कैरेज, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी अपन ने डिस्कस किया, नहीं देने वाली, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, इनकम, इनकम रे तू एसेट में और इनकम में कंफ्यूज मत हो, इनकम में जो भी मिल चुका है इनकम है, समझ रहे हो क्या? हाँ। बैंक लोन, लाइबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक्सपेंस, और कॉपीराइट एसेट। कॉपीराइट एसेट होता है, जैसे मैंने तुमको पेटेंट का एग्जांपल दिया था कि कोई भी एक चीज़ का पेटेंट अपन अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हैं, उसी तरीके से कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सारे एक जैसे ही चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर है एक दूसरे से, समझ रहे हो? हाँ। ऊपर चलो, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 31, मतलब पीछे आओ। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी खाली 4 में अपने को ये करना है। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, ये तू मत बोल रहे, तेरे इसमें लिखा हुआ है, बंद कर दे वो, तू वो बंद कर। हाँ, अभी इधर देख के वो प्रीपेड रेंट। अभी अपन ने देखा कि प्रीपेड एक्सपेंडिचर अगर कुछ भी होगा तो वो एसेट होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर होगा तो इनकम, रिसीवेबल होगा तो, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होगा तो लायबिलिटी, बराबर ना। तो ये सब इसीलिए पहले करवाया ताकि अपन ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, हाँ या ना? हाँ। तो प्रीपेड रेंट मेरा क्या है, एसेट है। सैलरी, एक्सपेंस। बैंक लोन, लायबिलिटी, रे लोन है ना भैया, हमको देना है वापस, तो वो क्या है, लायबिलिटी। मोटर कार, एसेट। रेंट पेएबल, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट को ही हम रेंट पेएबल भी बोल सकते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंडिचर पेएबल भी बोल सकते हैं। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या बताया था मैंने? पैसे जो हमने सेल किया है अपन ने, पर उसके पैसे अपने को मिले नहीं। हमने क्रेडिट सेल किया, वो पैसे देने वाला था और वो भाग गया, तो डूब गए ना, डूब गए, वो आने नहीं वाले। हाँ, तो फिर मिलने ही नहीं वाले, लॉस है वो, और लॉस को अपन किसके साथ जोड़ते हैं, एक्सपेंस के साथ। तो वो क्या है, बैड डेब्ट्स क्या है मेरा, एक्सपेंस है। और ब्रैकेट में ई लिख दिया है ना, ब्रैकेट में लॉस लिखो, ब्रैकेट में लॉस लिखो। कॉपीराइट एसेट अभी अपन ने देखा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब क्या होगा? हाँ, हम बोलते हैं ना कि यार वो कॉलेज का प्रीमाइसेस बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है जगह, हाँ, एसेट, एग्जैक्टली। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट अभी अपन ने देखा, एक्सपेंस, एग्जैक्टली एक्सपेंस है वो। ऑडिट फीस, एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे ना हम खत्म कर देते हैं अपने किसको, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को खत्म करते हैं, अपन आते हैं हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच पे, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच इज ओवर। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी प्रॉब्लम होगा। अपन ने मॉडर्न अप्रोच को बहुत अच्छा खासा टाइम दिया है, और जो क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में नहीं थे अपन ने उसको भी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सॉल्व किया है। और बाकी जो 4 ट्रांजैक्शन अभी अपन ने डिस्कस किए, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ये
हमको आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं। तो ये 4 ट्रांजैक्शंस हमेशा ध्यान में रखना। कौन से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, ये 4 ट्रांजैक्शंस। क्योंकि डेबिट क्रेडिट जब अपन इसके आगे और अपन बढ़ेंगे ना, तो उसमें इसका अपने को लॉजिक बहुत, एसेट लाइबिलिटी का लॉजिक बहुत काम आने वाला है, ये 4 इसके रिलेटेड। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी जैसे तुमको मालूम है ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में ये हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच बेसिकली बात करता है कि जितने भी अकाउंटिंग करते समय जितने भी अकाउंट्स हमारे सामने आएंगे उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होगा मेरा अच्छा चल बाबू पर्सनल, नहीं ठीक है, पर्सनल लेते पहले पर्सनल अकाउंट, उसके बाद एक होगा मेरा रियल अकाउंट और एक होगा मेरा नॉमिनल अकाउंट और एक होगा मेरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या कि जो भी अकाउंट अगर किसी के नाम से लिखा हुआ है, हम कोई भी, अभी जैसे हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन देखे, जैसे कि हमने क्रेडिट सेल किया मोहन को। ठीक है, क्रेडिट सेल किया मोहन को, पहला अकाउंट क्या लिया तुमने? पहला अकाउंट क्या लिया तुमने? मोहन अकाउंट, वेरी गुड। और दूसरा अकाउंट क्या लिया तुमने? सेल्स अकाउंट। पहला अकाउंट क्या लिया? मोहन अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या लिया? सेल्स अकाउंट। कैश कहाँ से आ रहा है? मिला ही नहीं, क्रेडिट सेल है ना। तो मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट, बराबर ना। ये जो मोहन है, क्या ये किसी का नाम है? सेल्स किसी का नाम है? नहीं। मोहन मेरा क्या हो गया यहाँ पे? पर्सनल अकाउंट हो गया। आया ना, बात समझो। मैंने क्रेडिट परचेज किया शिवा से, मैंने क्रेडिट परचेज किया शिवा से, पहला अकाउंट क्या आया? परचेज अकाउंट। कैश कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है कैश? क्रेडिट परचेज है, आया ना। तो पहला अकाउंट क्या आया? परचेज अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या आया? शिवा अकाउंट, वेरी गुड। दूसरा अकाउंट क्या है? शिवा अकाउंट। तो क्या परचेज किसी का नाम है? नहीं। लेकिन शिवा किसी का नाम है। हाँ, तो शिवा अकाउंट मेरा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। शिवा अकाउंट मेरा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट। मैंने बोला कि मैंने मेरी कैश HDFC बैंक में जाके डिपॉजिट कर दी। मैंने बोला मैंने मेरी कैश HDFC बैंक में जाके डिपॉजिट कर दी। यहाँ पे पहला अकाउंट क्या आया? मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो HDFC बैंक अकाउंट, बराबर। और दूसरा कैश का बैलेंस कम हो रहा है, कैश अकाउंट, बराबर ना। तो HDFC अकाउंट और कैश अकाउंट, क्या कैश अकाउंट किसी का नाम है? नहीं। क्या HDFC बैंक अकाउंट किसी का नाम है? हाँ, HDFC बैंक का नाम है। तो यहाँ पे HDFC बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट मेरा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। HDFC बैंक अकाउंट क्या हो गया? मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। सिमिलरली एक और चीज़ होती है, जैसे अपन कोई भी सिटी में जाते हैं या कोई भी जगह पे, जैसे अपन यहाँ पे शिरूर में रह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ की लोकल बॉडी को क्या बुलाया जाता है? नगर पालिका, शिरूर नगर पालिका, बराबर ना। आया ना। अगर अपन पुणे में जाएंगे तो पुणे महानगर पालिका, बराबर ना। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। तो ये भी किसी का नाम दिया हुआ है, ये भी किसी का नाम दिया हुआ है, तो वो भी क्या हो गया? मेरा पर्सनल अकाउंट हो गया। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं शिरूर नगर पालिका अकाउंट। ठीक है, पुणे महानगर पालिका, उसको अपन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे शिरूर, मेरे को तो मेरे हिसाब से तो नगर पालिका ही बोलते हैं, शिरूर नगर पालिका अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। देखो ये जो है ना, ये होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब जो जन्म लेते हैं बाय नेचुरल, थ्रू नेचुरल थिंग्स, बराबर ना। ये जो शिरूर महानगर पालिका है, ये जो शिरूर महानगर पालिका है, ये आर्टिफिशियल, ये क्रिएटेड बाय लॉ है, ये क्रिएटेड बाय क्या है? लॉ है। तो ये क्या हो गया मेरा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मैं उसकी और कैटेगरीज बता रहा हूँ तुमको, आया है ना। वैसे ही HDFC बैंक भी ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग है क्या? नहीं। जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है ना, तो अपने को उसकी कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है भाई? पर्सनल है या नहीं है, पर्सनल है या नहीं है। तो किसी का भी नाम आए, वो चाहे ह्यूमन बीइंग का हो, वो चाहे कोई कंपनी का हो, वो चाहे कोई
बैंक का हो, वो चाहे कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, अगर हम उसको उसके नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। रियल अकाउंट की बात करें तो सिंपल लॉजिक बताता भाई, हमने जो भी नॉन करंट एसेट्स देखे, नॉन करंट एसेट्स देखे अपन ने, आया ना, वो सारे रियल अकाउंट, वो सारे क्या होते हैं, रियल अकाउंट। बेसिकली मैं तुमको ये बोलूँ, नॉन करंट जाने तो एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट होते, एसेट्स जो है वो क्या होते, रियल अकाउंट होते। तो अगर मैं बोलूँ मशीनरी अकाउंट, रियल अकाउंट, हाँ, कंप्यूटर अकाउंट, रियल अकाउंट। अगर मैं तुमको बोलूँ हाँ, मतलब वो एक ही कैटेगरी हो गई अभी, इसको गुडविल अकाउंट, रियल अकाउंट, पेटेंट, कॉपीराइट है ना, अपन एक ही लेते हैं उसमें से, बाकी तुम मतलब एक्सेट्रा, ठीक है, समझ लेना। फिर मैं बोलूँ कैश अकाउंट, रियल अकाउंट। लेकिन मैं अगर बोलूँ बैंक अकाउंट, पर्सनल, एग्जैक्टली पर्सनल अकाउंट। बैंक अकाउंट पर्सनल होता है क्योंकि उसको नाम है, उस बैंक को नाम होता है ना, वो मेरा पर्सनल हो गया। इसलिए मैंने बोला कि एसेट्स है, सारे एसेट्स बोले क्या मैंने, सारे एसेट्स बोले क्या मैंने। डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एसेट है मेरा, रियल अकाउंट, बराबर ना? नहीं, ऐसा लॉजिक मत लगा। मुझे एक बात बताओ, मुझे ना, मान लो तुम तीनों ने मुझे फीस अभी तक नहीं दी हुई है, ठीक है, मतलब मुझे कलश से पैसा आना है ना, हाँ। कलश मेरे लिए क्या हो गया, मुझे जिनेश से पैसा आना है, जिनेश मेरे लिए क्या हो गया, मुझे सार्थक से पैसा आना है, सार्थक मेरा क्या हो गया, बराबर ना। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेरे दिमाग में आ गया कि डेटर, तो मेरे सामने तुरंत, क्या तुम तीनों के नाम आने वाले, क्या तुम तीनों के नाम आने वाले, हाँ, तुम तीनों के नाम। डेटर इज योर पर्सनल अकाउंट, और उसको बोलते रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। डेटर्स रिप्रेजेंट करते मेरे लिए तुम तीनों को, और तुम तीनों एक ह्यूमन बीइंग हो, वो मेरे लिए क्या हो गए, पर्सनल अकाउंट। तो डेटर मेरा क्या है, डेटर मेरा क्या है, डेटर्स मेरा पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स मेरा क्या है, क्रेडिटर्स मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिटर्स जैसे नाम लेते तो हमको दिमाग में आता है कि हमको किसको किसको पैसा देना है, मतलब बराबर ना, मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट रिप्रेजेंट करता है जिनको जिनको हमको पैसा, उनको नाम है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो पर्सनल अकाउंट के 3 कैटेगरी डिवाइड हो गए ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल में इंसानों के नाम, आर्टिफिशियल में कंपनी के नाम, नगरपालिका के नाम, बैंकों के नाम आ गए, है या ना। और रिप्रेजेंटेटिव में डेटर, क्रेडिटर्स और भी आएंगे। अभी अपन डेटर क्रेडिटर पकड़ते हैं, समझ रहे हो क्या? पक्का ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो बैंक अकाउंट मेरा रियल अकाउंट नहीं है, ये नहीं बोल सकते वो एसेट है इसके वजह से वो रियल है, नहीं। बैंक को नाम है, वो पर्सनल हो जाता है। डेटर मेरा एसेट है लेकिन वो मेरा रियल अकाउंट नहीं हो सकता, वो मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मेरे सारे फिक्स्ड एसेट्स और मेरा कैश अकाउंट, ये मेरे रियल अकाउंट होते हैं। सारे फिक्स्ड एसेट्स के कैटेगरी में से तुम कुछ भी ले लो, वो रियल अकाउंट होगा। लेकिन करंट एसेट के कैटेगरी में से सिर्फ कैश अकाउंट ये तुम्हारा रियल अकाउंट, सिर्फ कैश अकाउंट ये तुम्हारा रियल अकाउंट है। समझ रहे हो ना? पक्का, कोई दिक्कत है नहीं। नॉमिनल अकाउंट, अरे बचा क्या अभी, तुमने सारे पर्सनल के नाम ले लिए, तुमने सारे एसेट्स के और कैश के नाम ले लिए, अभी बचा तुम्हारे लिए एक्सपेंस एंड लॉसेस। इसलिए मैं बोलता हूँ लॉस को हमेशा एक्सपेंस के साथ लिया जाता है, और इनकम एंड गेन, ये तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट होगा, ये तुम्हारे नॉमिनल अकाउंट होगा। तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आएगा, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन, बराबर। रियल अकाउंट में क्या आएगा, सारे फिक्स्ड एसेट्स और कैश अकाउंट, सारे फिक्स्ड एसेट्स और कैश अकाउंट, ऐसा ध्यान में रखना है तुमको, बराबर। और पर्सनल में भाई सारे इंसानों के नाम,
आर्टिफिशियल नाम बैंकों के, कॉर्पोरेशन के वगैरह, ठीक है, कंपनीज के, और बाकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं उस अकाउंट के बारे में सोचूं तो मुझे किसी का तो नाम याद आता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर आदमी को या उस पर्टिकुलर कंपनी को या उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन को। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? तो वो रिप्रेजेंट, तो वो भी मेरा, इसीलिए वो डेटर मेरा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। वो क्रेडिटर मेरा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। वो क्रेडिटर मेरा क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, अभी मैंने तुमको अगर बोला सैलरी अकाउंट बोलो तो क्या आएगा? एक्सपेंस है, बराबर ना, आया ना। मैं अगर तुमको बोलूँ रेंट अकाउंट, बाकी देखो मशीनरी, कंप्यूटर, गुडविल, पेटेंट, कैश, ये तो एग्जांपल मैं ले चुका हूँ, मैं बाकी एग्जांपल ले रहा हूँ। सैलरी नॉमिनल, रेंट नॉमिनल, कमीशन अकाउंट जरूरी नहीं, वो एक्सपेंस भी हो सकता है, लेकिन इनकम और एक्सपेंस सारे नॉमिनल में जाते हैं, बराबर ना। तुम मेरे को रीजन मत दो, जब तक मैं बोलूँ ना तुमको कमीशन रिसीव्ड, तब तक इनकम नहीं बोलने का, तब तक इनकम नहीं बोलने का, बराबर ना। फिर सिर्फ कमीशन होगा ना तो वो एक्सपेंस ही माना जाएगा फिर अपना, ठीक है। रेंट, सिर्फ रेंट अकाउंट बोला है तो वो एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड अकाउंट होगा तो फिर अपन उसको इनकम बोलेंगे। उसके आगे अगर कुछ लिखा नहीं है तो कंफ्यूजन है, तो बाय डिफॉल्ट वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट नॉमिनल हो गए सारे, आया ना। रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, रियल का लॉजिक बोल, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट तो एक्सपेंस है, ओके। कलश कहीं कह रहे हो तू? हाँ क्यों बोले हो तो लॉजिक बोलना। आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट देव में था, वो आउटस्टैंडिंग रेंट्स में आगे की में देव में। वेरी गुड, नाउ के पर्टिकुलर मेरे को आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये मेरा एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट ये मेरा एक्सपेंस है। रेंट दिमाग में आया तो खर्चा दिमाग में आता, बराबर ना। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट अगर मैं अकाउंट बोलूँ तो मेरे दिमाग में आता है यार मेरे को उसको पैसा देना है, किसको देना है? किसी को तो देना है, उसका नाम होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। समझ में आ रही बात है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये मेरा क्या है? पर्सनल अकाउंट है। समझ में आ रहा है? आया ना। हाँ, अभी प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट। क्यों? लेकिन पे किया, एक्स्ट्रा पे किया है, बराबर ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि प्रीपेड इंश्योरेंस, तो अब मैंने इसको इंश्योरेंस मेरा एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। बोलने की बात लॉजिक समझो। मैं अगर सिर्फ सैलरी बोलूँ तो क्या होगा? नॉमिनल। अगर मैं सिर्फ रेंट बोलूँ तो क्या होगा? नॉमिनल। अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस बोलूँ तो क्या होगा? बराबर ना, आया ना। अगर अभी इसके पीछे अगर मैं वर्ड लगा दूं आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या रिसीवेबल या रिसीव्ड इन एडवांस, अगर मैं वापिस एक बार अपन वापिस चलते हैं, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट वर्ड भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं अगर सिर्फ ये बोलता हूं, सिर्फ सैलरी बोलूं नॉमिनल अकाउंट, रेंट नॉमिनल अकाउंट, इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट, बराबर है। सिर्फ ये नाम लूं तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट होगा, है ना। लेकिन अगर इन कोई भी आइटम के पीछे मैं वर्ड लगा दूं आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या रिसीवेबल या रिसीव्ड इन एडवांस, ये कंबाइन करके अगर मैं बोलता हूं तो वो मेरे लिए हो जाता है पर्सनल अकाउंट। इसे सिंपल लॉजिक तुमको और कोई नहीं दे सकता, ज़्यादा कंफ्यूजन लेने का नहीं। क्योंकि अगर ये वर्ड पीछे आ जाते हैं उसके, तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि अरे मुझे उससे लेना है, मुझे उसको देना है, मुझे वो बैंक से अभी तक कितना इंटरेस्ट आना है
आया ना, मुझे एडवांस में उसने पैसा दे दिया, किसी का तो नाम अपने सामने आ जाता है, इसके वजह से वो क्या हो जाता है मेरे लिए, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का। क्लासिफिकेशन अभी अपन टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन के इसके रियल पर्सनल नॉमिनल में। किसमें? रियल पर्सनल नॉमिनल में। मेरे हिसाब से अपन ने पूरा ये देख लिया है कंसेप्ट रियल पर्सनल नॉमिनल का ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या होता है ना। रियल को बांटोगे ना तुम तो उसमें भी क्लासिफिकेशन आएंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब जिसको तुम छू सकते हो, वो मशीनरी हो गया, कैश हो गया, गोडाउन हो गया, मतलब बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैंड हो गया, समझ में आ रहा है। इनटेंजिबल रियल अकाउंट मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते, गुडविल वगैरह, हाँ है ना। तो इसी तो टेंजिबल इंटेंजिबल के हिसाब से तुम रियल अकाउंट को बोल सकते हो। या तो मैंने बोला सारे फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैश, ये मेरा क्या है, रियल अकाउंट। कोई दिक्कत? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना हमारा। हाँ, अभी आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 में। क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। एक काम करते हैं 3 2 हाँ 2 से स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। आपको सिर्फ उस क्वेश्चन में उसके आगे RPN रियल पर्सनल नॉमिनल के हिसाब से तुमको इसको बात देखना, वापस उसके आगे लिखना है। स्टेशनरी नॉमिनल, स्टेशनरी मेरा नॉमिनल। महेश मशीनरी अकाउंट रियल, कैपिटल अकाउंट पर्सनल। कैपिटल का एग्जांपल लेना भूल गया मैं। कैपिटल मतलब जैसे ही कैपिटल अकाउंट बोलते हैं तो दिमाग में आता है ओनर, दिमाग में कौन आता है, ओनर, प्रोप्राइटर बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या हो गया फिर, पर्सनल अकाउंट हो गया। समझ रहे हो पक्का? तो कैपिटल अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट। लॉस बाय फायर नॉमिनल, वेरी गुड। पुणे म्युनिसिपल पर्सनल, वेरी गुड। बिल्डिंग अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कॉपीराइट रियल इंटेंजिबल, बराबर ना। रिपेयर्स नॉमिनल, लैपटॉप रियल, वेजेस नॉमिनल, खर्चा है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 फिर से पर्सनल रियल नॉमिनल में। कैश रियल रे, अभी तो मैंने बोला सारे फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैश। या तो ऐसे समझ लो कैश छू सकते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट है ये, है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल, आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल। रोहित पर्सनल। फर्नीचर अकाउंट रियल। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पर्सनल है, ये कंपनी का नाम है। गुडविल अकाउंट रियल। प्रीपेड इंश्योरेंस। ट्रेडमार्क रियल। ट्रेडमार्क क्या होता है, मैंने बोला कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट से एक जैसे ही है, एक ही नहीं है, एक जैसे। कमीशन अकाउंट नॉमिनल। लोन अकाउंट पर्सनल है। क्यों पर्सनल है? लोन जैसे ही बोलते हो मेरे दिमाग में आता है कि अरे मैंने इससे लोन लिया है। फिर वो बैंक भी हो सकता, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, हाय अल्लाह। मतलब किसी ना किसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है वो लोन अकाउंट। समझ रहे हो क्या? तो इसके वजह से क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। तो लोन मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट कोई दिक्कत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 3 4 हो गया है हमारा, 5 भी हो गया है हमारा, है ना। हाँ, और आगे अपन ने तो वो कर ही लिया, ठीक है। अभी फटाक से मेन चीज़ पे आते हैं। देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कर लिया अपन ने। यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं हम लोग, ठीक है। एस्पेक्ट 1 एस्पेक्ट 2 जाने दो, अपन वो देख लिया अभी। कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एस्पेक्ट से अपने को आइडेंटिफाई कर दिया था, हाँ या ना। हाँ, मैं भगा नहीं रहा हूँ, मैं कोई फटाफट ख़त्म भी नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर चुके, अच्छे खासे क्वेश्चंस कर चुके। एस्पेक्ट क्या होंगे, उसके हिसाब से अकाउंट्स क्या होंगे, बराबर ना। तो अपन अभी इसमें एक्सपर्ट हो गए मेरे हिसाब से, उतनी प्रैक्टिस हो गई कि अपन आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन से 2 अकाउंट है। हाँ, तो आते हैं हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के ऊपर। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के ऊपर, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किसके हिसाब से, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। और ट्रेडिशनल अप्रोच की बात आती है तो वहाँ पे मेरे पास मेरे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। मेरे क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और
नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल की जब अपन बात करते हैं मतलब किसके नाम की अगर बात करते हैं तो कोई तो लेने वाला होगा और कोई तो देने वाला होगा, कोई तो लेने वाला होगा कोई तो देने वाला होगा। इसी के वजह से यहाँ पे रूल बना डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कोई दिक्कत है ये रूल में? नहीं। रियल अकाउंट, इसमें लॉजिक ये लगाया गया कि अगर मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, बराबर ना, मैं मशीनरी ले रहा हूँ या मैं लैंड खरीद रहा हूँ या मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है ना, या तो कैश है, ये मेरे बिजनेस में आ रहे हैं और जा रहे हैं, है ना। तो इसी लॉजिक से रियल अकाउंट का रूल बना डेबिट व्हाट कम्स इन और एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने मशीनरी परचेज की, मेरे पास बिजनेस में मशीनरी आई, मेरे बिजनेस से कैश चला गया, है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी को हम डेबिट करेंगे, कैश को हम क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रही है बात? इस लॉजिक से ये रूल चलता है। और नॉमिनल अकाउंट बेसिकली बात करता है सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस के और इनकम और गेन की। तो उसी हिसाब से लॉजिक यहाँ पे रूल बना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ में आ रहा है पक्का? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लॉजिक मैंने तुमको बता दिया। यहाँ पे कोई ना कोई तो इंसान है या तो आर्टिफिशियल पर्सन है या तो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये या तो लेने वाला होगा या तो देने वाला होगा। तो उससे रूल बन गया डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट ये बेसिकली टेंजिबल के हिसाब से, इंटेंजिबल के हिसाब से होते हैं। तो मेरे बिजनेस में कुछ ना कुछ तो आने वाला है, कुछ ना कुछ तो जाने वाला है। जैसे मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, है ना। अब पर्सनल के केस में ये तो नहीं बोल सकता मैंने मोहन को परचेज किया, नहीं बोल सकते ना। हाँ, लेकिन रियल के मशीनरी के केस में बोल सकते हैं, कंप्यूटर के केस में बोल सकते हैं, फर्नीचर के केस में बोल सकते हैं, है ना। तो ये रूल बना कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। और नॉमिनल बेसिकली इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बात करता है। तो सारे एक्सपेंसेस को डेबिट किया, लॉसेस को डेबिट किया, और सारे इनकम्स को क्रेडिट किया, और सारे गेन्स को क्रेडिट किया। और यही रूल्स हमारे मॉडर्न अप्रोच से भी मिलते नहीं रहते। इसके होते तो मैं मॉडर्न अप्रोच सिखाता ही नहीं तुमको। समझ में आ रहा है क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ये अगर सोचना है तो हमको पहले ये देखना होगा कि भाई ये क्या कैटेगरी है, ये रियल अकाउंट में आता है या पर्सनल में आता है या नॉमिनल में आता है ना। फिर उसका हो क्या रहा है, अगर वो रियल में आ रहा है तो कम्स इन है या गोज आउट है, अगर पर्सनल में आ रहा है तो रिसीवर है या गिवर है। समझ रहे हो क्या? अगर नॉमिनल में आ रहा है तो या एक्सपेंस है या लॉस है, इनकम या गेन है, बराबर ना। और फिर उस रूल के हिसाब से हम डेबिट या मॉडर्न अप्रोच में सिंपल है, कैटेगरी डिसाइड करो और इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बस खत्म। उससे अपने को अपना डेबिट या क्रेडिट समझ में आता है, उससे हमको समझ में आता है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मैं फिर से टेक्स्ट बुक पे आ रहा हूँ और मैं तुमको ये बोल रहा हूँ सीधा कि मुझे बताओ कमेंस बिजनेस विद कैश, दो एस्पेक्ट क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय, एस्पेक्ट हमने गुड्स परचेज की है, हाँ, परचेज इज एन एक्सपेंस और अजय इज द गिवर, अजय इज द गिवर, है ना। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन होता है। कैश सेल्स ₹7,000, सेल इज योर इनकम, बराबर ना, है ना। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन इज योर इनकम। पेड रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। ये एस्पेक्ट्स है, बराबर ना। अभी मुझे बोलो कि इन एस्पेक्ट्स के हिसाब से तुम्हारे पास अकाउंट कौन से आए? फर्स्ट एस्पेक्ट है कैश कम्स इन, दूसरा एस्पेक्ट है ओके परचेज इज योर एक्सपेंस, अजय अकाउंट। कैश कम्स इन, सेल्स इज
कैश कम्स इन, कमीशन रिसीव, कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट, रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, रेंट अकाउंट कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट कैश अकाउंट, बराबर ना। तो एस्पेक्ट पे से अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते आते, तो वही अपन ने अकाउंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए। 2 एस्पेक्ट्स, 2 अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स अभी, ठीक है। तो यहाँ पे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट नो रियल अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है मेरा, रियल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, अजय अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, कैश अकाउंट हो गया। कमीशन अकाउंट, रियल अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन नॉमिनल है, कमीशन नॉमिनल है और रेंट नॉमिनल रे बाबा, खर्चा। कैश रियल, कैश तो रियल है, कैश बहुत बार आ गया तो अपन ने उसको रियल पकड़ लिया। कैपिटल पर्सनल है, अजय पर्सनल है, सेल्स नॉमिनल है, कमीशन नॉमिनल है, रेंट नॉमिनल है। ओके, ये जो एक्टिविटी है ना फर्स्ट, ये तुमने टेक्स्ट बुक में करके लाने के, ये होमबुक में मत करो, ठीक है। 6 ट्रांजैक्शन, उसके पहले दोनों एस्पेक्ट्स लिखो, तुम्हारे लिए जगह वहां पे छोड़ी हुई है, बराबर। उसके बाद वो एस्पेक्ट्स वापस लिख के उसमें कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो लिखो, बराबर। और फिर वो एस्पेक्ट, वो अकाउंट और उनका क्लासिफिकेशन रियल, पर्सनल, नॉमिनल में। तो बेसिकली एक्टिविटी 1 पेज नंबर 25 ये तुम्हारा होमवर्क होगा। एक्टिविटी 1 पेज नंबर 25 ये तुम्हारा होमवर्क होगा। तेरे इसमें करा होगा नहीं है, हाँ, तो वो उसमें कर लो। सुनो, कल छुट्टी होने वाली है, कल क्या होने वाली है, छुट्टी होने वाली है। हाँ, आज भी थी लेकिन आज मैंने क्लास ले लिया। तो बेसिकली मैंने बोला था कि 2 से 3 दिन छुट्टी होगी, लेकिन हम सिर्फ 1 ही दिन छुट्टी ले रहे कल के दिन, ठीक है ना। तो बहुत सा कवर कर लिया है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्टिविटी 1 होने के बाद क्या तुम ये टेबल बना सकते हैं पर वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, नहीं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से? क्या ये टेबल बना सकते हैं? बना सकते हैं ना, आया ना। ये भी तुम्हारा ये होमबुक में आएगा, ये होमबुक में आएगा। क्या करना है, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, अपन जैसे पहले स्टार्ट करते थे मॉडर्न अप्रोच में, सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, उसके बाद एस्पेक्ट्स, अपन तुम जो ऊपर लिखने वाले हो वो 2 एस्पेक्ट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, बराबर। उसके हिसाब से कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, बराबर। कॉलेज में किया हुआ है लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ट्रांजैक्शन, उसमें ट्रांजैक्शन में कितने एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट के हिसाब से कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है, वो अकाउंट्स इन्वॉल्व का तुम क्लासिफिकेशन करो रियल, पर्सनल, नॉमिनल में, फिर उसका रूल लिखो, फिर उसका डेबिट या क्रेडिट लिखो। तो डेबिट और क्रेडिट का 2 अलग कॉलम मत बनाओ, एक ही कॉलम बनाओ, उसमें एक के नीचे लिख सकते हो ना। हाँ, तो पूरा एग्जैक्टली ऐसा फॉर्मेट छापो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझ रहा है ना। हाँ, और सिंगल पेज में नहीं बनता है तो 2 पेज यूज करके बनाओ साइमल्टेनियस, मतलब हाँ, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होता है। इतना ही एक है, बाकी तो मेरे हिसाब से तुम्हारा हो गया, सब कर लिया अपन। मतलब मैं इस चैप्टर को मेरी तरफ से ओवर बोल दूं, एक्सरसाइज बचा है वो तो अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में उतना, मतलब बाकी तो कुछ बचा नहीं है, मेरी तरफ से खत्म हो गया। एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, लिखेंगे पूरा। और उस एक्सरसाइज के टाइम पे थोड़ा स्टार्टिंग का जो थ्योरी पोर्शन है वो खत्म कर देंगे। क्या तुमको ये चैप्टर समझ में आया है? पक्का ना? तो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना मंडे को, या सैटरडे को आओगे? सैटरडे को कॉलेज कितने बजे रहता है तुम्हारा? कौन सी क्लासेस? डिजाइनिंग। अच्छा, ठीक है ना। तेरे को लेक्चर तो मिल जाएंगे, अगर लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसमें से तू देख लेगा। मतलब एक्सरसाइज ही कंप्लीट करनी है अपने को, सिखा नहीं रहा हूँ कुछ भी दूसरा, है ना। तो उतना तू ऑनलाइन देख सकता है। तो अगर हुआ तो सैटरडे को क्लास हो सकता है। नमन को तो मैं बोल दूंगा, वो कौन नहीं आया, शिवम और लब्धि तो नहीं आएगी, और वो भी अभी महीना भर नहीं आने वाली, प्रणति। तो फिर अपन है अभी तो सैटरडे को कॉलेज कितने बजे छूटता है? 12:30 को छूटेगा। 2 बजे रख सकते, और 12:30 को छूटता है ना। 4 बजे चल ठीक है, 4 बजे हुआ तो मैं मैसेज करूंगा। वैसे हुआ तो तू है ना ग्रुप में, जिनेश सुराना ग्रुप में है, मैंने ऐड किया है।
छोड़िए जिनेश चोरडिया, सॉरी वो जिनेश या सुराना, जिनेश चोरडिया कंफ्यूजन होता है कुछ। गाड़ी का है एम्बिशन 11th कॉमर्स। एक्सपायर जाने पे थे वो, गए थे ऑलमोस्ट। 28 रुपए थे वो। एक सेकंड, मेरे को रिकॉर्डिंग बंद करने दे पहले।